हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए बिहार स्टेट का जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों ने बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। प्रिपरेशन आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए पेपर आसान भी होता है, और साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुई हैं, कहाँ आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। काफी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोग के लिए हेल्प भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इस तरह के वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चैनल पर इसकी अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। और भी वीडियोज हैं जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अल्प हित को समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एज ए पार्ट ऑफ लायबिलिटी, नैतिक हिस्से के रूप में। एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पार्टनर्स। एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द पेरेंट्स शेयर होल्डर, मूल उद्यम के शेयरधारकों की समता के हिस्से के रूप में। सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ द पेरेंट शेयर होल्डर। दायित्व और मूल उद्यम के शेयरधारकों की समता से अलग। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अल्प हित होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है, जब हम एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तो वहां पर हम उसे किस तरह दिखाते हैं, उसे हम कैसे दिखाते हैं। तो उसे हम दिखाएंगे जो दायित्व और मूल उद्यम के शेयरधारकों की समता से अलग, यानी कि सेपरेटली फ्रॉम लायबिलिटीज एंड द इक्विटी ऑफ पेरेंट शेयर होल्डर्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो मेन आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे अलग दिखाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनॉरिटी ऑफ द सब्सिडरी इज इंटाइटल्ड टू। सहायक कंपनी का अल्प शेयरधारक हकदार है कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी का पूंजी लाभ का। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी का राजस्व लाभ का। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी की पूंजी और राजस्व लाभ दोनों का। ऑल, सभी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सहायक कंपनी का अल्प शेयरधारक जो होता है वो सब्सिडरी एक हो जाती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी भी जैसे कहा जा सकता है, या फिर सहायक कंपनी। तो जो सूत्रधारी जो एक्चुअल में चला रही है, और उसकी बहुत सी जो सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जो उसकी जुड़ी होती हैं, या तो वहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। तो वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अल्प शेयरधारक जो होगा वो किस तरह से उसमें हकदार होता है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इसको क्लियर कर लीजिए। जो अब संख्या क्या है, जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है वो क्या होगा। तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है उसका मतलब ये हो जाएगा कि एक कंपनी एक में शेयर होना या एक हिस्सेदारी होना जो कि किसी बड़ी कंपनी द्वारा नियंत्रित है, यानी कि जिसकी कोई बड़ी कंपनी जो है जिसको कंट्रोल कर रही है, उसकी वो सब्सिडरी कंपनी है, ऐसी कंपनी में अपना थोड़ा हित होना, 20%, 30%, मतलब 50% से कम होना, तभी अल्पसंख्यक कहलाएंगे। सीधी सी बात है। तो उससे कम हिस्सा होना वही आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज हेल्पफुल इन। वह सामान सूची नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग सहायक होता है। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वर्तमान स्थिति में। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन में। रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में कमी करने में, या फिर ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन्वेंट्री कंट्रोल में जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है वो किस तरह से, या कंप्यूटर का जो यूज किया जाता है वो किस तरह से हेल्पफुल होगा, सहायक होगा। तो इन तीनों पॉइंट्स में होगा या किसी एक पॉइंट में होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों ही तरह से उपयोगी होगा, हेल्पफुल होगा कि करंट में क्या पोजीशन है स्टॉक की ये जानने में। वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का इजीली निकल आता है, और कॉस्ट में रिडक्शन भी आता है। तो ये तीनों ही पॉइंट रहेंगे, क्योंकि अलग अलग बहुत सी चीजें नहीं बनानी पड़ती। कंप्यूटर में क्या होता है, हेल्पफुल होगा अगर आपने टैली का काम किया होगा, जो और भी सॉफ्टवेयर होते हैं इससे रिलेटेड, तो वहां पर आप एक चीज बार एंट्री करते हैं तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक उससे जो है बन जाती हैं। जो आप चेक करिएगा तो आपने एक कंपनी बनाई है, कंपनी क्रिएट करी है, वहां पर आपने कुछ लेजर तैयार किया है, तो आप देखेंगे उससे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ बन जाता है, बैलेंस शीट सब बन जाता है। तो वहां पर क्या होता है, टाइम भी बचता है, कॉस्ट में भी कमी आती है, सारी चीजें अलग अलग नहीं रखना पड़ती, एक्यूरेसी रहती है। आप फौरन जो है देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है, इसलिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द प्रोजेक्ट्स आर डिवाइजेबल अंडर कैपिटल रेशनिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज। यदि पूंजी नियंत्रण के अंतर्गत परियोजनाएं विभाजनीय हैं तो उपयुक्त परियोजना का मूल्यांकन पद्धति है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड,
इंटरनेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पेबैक पीरियड मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूंजी नियंत्रण है यानी कि कैपिटल कंट्रोल के अंतर्गत जो परियोजना प्रोजेक्ट है, अगर उसकी भाजनीयता है मतलब उनको आपस में डिवाइजेबल है, तो वहां पर कौन सी परियोजना का मूल्यांकन पद्धति जो होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, ज्यादा यूजफुल होगी। वहां पर कौन सी हो जाएगी, जो आपकी लाभदायकता सूचकांक पद्धति होती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, जिससे कि आपको ये पता चले कि कहाँ पर कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो उपयोगी होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के संदर्भ में कितने से कौन सा सही है। इट इज वन फैक्टर मॉडल, इट इज टू फैक्टर मॉडल, इट इज मल्टी फैक्टर मॉडल, इट डजंट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, इसको शॉर्ट में, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको शॉर्ट में CAPM कहते हैं। कि CAPM क्या है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये CAPM क्या है, आपने नहीं सुना है पहले। तो CAPM कहते हैं इसको शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है इससे रिलेटेड सही है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये पूरी संपत्ति मूल्य को निर्धारित करने का एक मॉडल है, जहाँ से उसका फैक्टर होता है। ये क्या करता है, ये आपकी व्यवस्थित जोखिम और जो परिसंपत्तियां हैं, यानी कि जो एसेट्स होती हैं, विशेष रूप से जो आपका मेनली जो स्टॉक होता है का, उसमें रिटर्न कितना आ रहा है, उसके बीच आपका क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, उसको बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, एक तरह से वर्णन करता है उसका। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कौन सा फैक्टर आपका सही होगा कि इट इज वन फैक्टर मॉडल। ये एक क्या है, एक कारक मॉडल है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें मेनली ये रहेगा कि जो ऐसी प्रतिभूतियां या ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें कि जोखिम रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर कैसे उनका मूल्य निर्धारित किया जाए, और जो संपत्तियां हैं हमने एसेट पर ली हैं, एक तो आप ये करते हैं ना कि मार्केट से किस तरह से कैपिटल को आपको करेक्ट करना है, पूंजी को जमा करना है, तो उसके बहुत से अलग अलग फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप डिवेंचर ले सकते हैं, शेयर्स ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। तो सब में कुछ जोखिम भी होता है, उनकी कुछ लागत की कॉस्ट भी आती है। तो और साथ ही आप कहाँ कहाँ किस किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा उससे, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है देखना। उसी को ये जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो इट इज वन फैक्टर मॉडल। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case the whole or a part of the security issue are not subscribed by the public, who will subscribe such unsubscribed securities for a fixed commission। यदि प्रतिभूति निर्गमन का संपूर्ण या एक भाग जनता द्वारा प्रार्थित नहीं होता है, तो अप्रार्थित प्रतिभूतियों को निश्चित कमीशन के बदले कौन प्रार्थित करेगा। ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अंडरराइटर, सेल्स एजेंट। बहुत डिफिकल्ट करके लैंग्वेज दे दी है, बहुत सिंपल सा पूछा है। जैसे कि जो शेयर्स होते हैं, तो सारे शेयर्स तो जो भी आप इशू कर रहे होते हैं, अंश जब इशू किए जाते हैं, तो वहां पर सारे शेयर्स को जनता जो होती है वो नहीं खरीद लेती, नहीं ले लेती है। तो जो ऐसे शेयर्स है जिन्हें जनता द्वारा नहीं लिया गया है, वो आपके अनसब्सक्राइब कहलाएंगे, अयाचित कहलाएंगे, अपरार्थित कहलाएंगे। तो वहां पर उन शेयर्स को कौन लेता है, ये पूछा है। तो वो कौन लेता है, जो अंडर राइटर्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो लेते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाई। भारतीय बैंकिंग प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। सेबी, RBI, IRDA, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, उसमें जो सिस्टम ये चलाया जा रहा है, वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, उसको रेगुलेट कौन सी अथॉरिटी है जो करती है। तो यहाँ पर इसे जो रेगुलेट करने का काम है वो RBI करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949 आया था, 1949 आया था, जिसमें एक बैंकों की प्रणाली किस प्रकार से काम करेगी, किस तरह से बैंक होंगे, उसके बारे में सारी चीजें दे रखी थी, सारे रेगुलेशंस थे। लेकिन उनको रेगुलेट करवाने का काम कौन करता है, वो करता है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ चेक इज ए काइंड ऑफ। चेक एक प्रकार का डैश है। प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्रॉप, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्रॉप। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक जो चेक होता है वो क्या है। चेक आप सबने यूज किए होंगे, कई तरह के होते हैं, बेरा चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है, एक्चुअल में चेक जो है वो किस तरह का टाइप है, किस चीज का टाइप है। तो जो चेक है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का, विनिमय पत्र के रूप में आप चेक को देखते हैं। यानी कि जब भी
यहाँ पर बात मेनली होती है जब आपके इंटरनेशनल ट्रेड होता है, व्यापार किया जा रहा होता है, बिजनेस होता है, ट्रेड होता है बाहरी देशों के साथ, तो वहाँ पर भुगतान के तौर पर विनिमय बिल जो होते हैं, जो आपके एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनको दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत आपके ये सभी आ जाते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी आता है, बैंक ड्राफ्ट भी आता है, चेक भी आता है, सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज WWW वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप्ड, यानी कि जो आपका WWW है, आपको पता ही है क्या है इसकी फुल फॉर्म, लेकिन इसकी खोज कब की गई थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। 1970 में, 1984 में, 1990 में, 1999 में। तो यहाँ पर जो WWW है, इसकी खोज जो की गई थी या शुरुआत जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। यहाँ पर ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है, 1989 होगा। और अगर एग्जाम में आपके 1989 नहीं दे रखा है तो वहां पर अगर 1990 होगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सही होगा, क्योंकि सबसे करीब का ही है, तो वहां पर वो सही होगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1989 में की थी, हुई थी। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है? टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करना, टू प्रिपेयर वेरियस टाइप ऑफ लेजर, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते तैयार करना, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों को तैयार करना, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अकाउंटिंग होती है वहां पर कंप्यूटर का क्या यूज होता है, तो इन तीनों में ही कंप्यूटर का यूज किया जाएगा। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पर कंप्यूटर का यूज इन तीनों ही सिचुएशंस में होगा, इन तीनों ही स्टेप्स में होगा। ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस के, वहां पर भी रिकॉर्ड करेंगे हम उनको, और उससे हम अपने जो लेजर अकाउंट है वो भी तैयार करेंगे। अगर आपने टैली पे काम किया हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे हम लेजर तैयार करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी जो एक साथ ही रिकॉर्ड होती रहती हैं। जो भी आप एंट्री करते जाएंगे उसके साथ साथ आपके सारे अकाउंट्स भी बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम उसके थ्रू इजिली बना सकते हैं। तो ये तीनों ही काम किए जाते हैं। इनफैक्ट काम बहुत ही इजी हो जाता है जब आप कंप्यूटर के थ्रू जो है अपनी अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो वहाँ पर काफी इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसे आपको मैनुअली सब कुछ अलग अलग बनाना है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पर एंट्री कर रहे होते हैं तो आप जैसे ही एक एंट्री करते हैं तो वो सब जगह, जैसे कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो जो अकाउंट अलग अलग बना रहे हैं, आपके फाइनल स्टेटमेंट भी हैं, आप एक क्लिक से ही पूरा जो भी स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन, आयकर अधिनियम के अंतर्गत हाथ लगाया जाता है परचेज प्राइस पर, मार्केट वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर, या फिर फेस वैल्यू पर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जैसे कि जो एसेट्स होती हैं, जैसे जैसे जो टाइम जाता जाता है उनको हम यूज करते जाते हैं, उनको घिसावट आती जाती है, कमी होती जाती है, उसी को डिप्रिसिएशन कहा जाता है, जिससे कि उसकी वैल्यू जो होगी वो घटती जाती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट में हम जब लगा रहे हैं डिप्रिसिएशन, तो किस वैल्यू पे लगाते हैं? क्योंकि कई तरह की वैल्यूज होती हैं, आपको पता ही होगा, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू है, परचेज प्राइस है, फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर किस पर लगाया जाएगा? वो हो जाएगा जो आपकी WDV होती है, अपलिखित मूल्य होता है, उस मूल्य पर चार्ज किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 11। डैश धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी पर लागू होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो सेक्शन 11 के अंतर्गत जो कंपनीज होती हैं जो दावा कर रही होती है, उसके अलावा जो कंपनीज होती हैं पर कौन सी आपका ITR होगा वो लागू होता है। ITR 4, ITR 6, ITR 5 या फिर ITR 3। तो कौन सी हो जाएंगी? आपकी जो ITR 6 होता है वो लागू होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अच्छा, ये ITR 6 जो होता है वो कौन सी कंपनी होती है? जो आपकी धार्मिक उद्देश्य से या फिर धर्मार्थ उद्देश्य से संपत्तियों को अर्जित करती हैं, उनसे आय जो होती है उनके पर लगाया जाता है, या वो अपना जो आयकर ITR होता है फॉर्म, जो ITR की फुल फॉर्म आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो होता है उसको फिल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर परचेज सिस्टम इज गवर्न्ड बाय, किराया क्रय प्रणाली किसके द्वारा शासित होती है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो हायर परचेज सिस्टम है, मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है हायर परचेज में, कि हायर परचेज जो है वो किसके अंतर्गत आता है। हायर परचेज एक्ट 1972, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जो आपका 1930 होगा। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट एक्ट किसका अधिनियम, या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट, संपत्ति पंजीकरण अधिनियम, तो किसके अंतर्गत हो जाएगा या किसके द्वारा रेगुलेट होता है?
तो आपकी जो हायर परचेज एक्ट है 1972 उसके द्वारा किया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहीं पर मैंने उसके बाद हायर परचेज के बाद आपको पढ़ाया था इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है वो किस जो अधिनियम है कौन से एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड। धारा 80 से धारा 80U के अंतर्गत कटौती से अधिक नहीं किया जा सकता। यहाँ पर पूछा है कि जो कटौतियां डिडक्शन दी जाती हैं 80C से 80U तक की, तो वहां पर किस इनकम से ज्यादा वो नहीं दिया जा सकता, ये क्वेश्चन है। ग्रॉस टोटल इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि किससे ज्यादा नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर आपको पता होगा सबसे पहले 5 हेड होते हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, कैपिटल गेन से होती है इनकम आपकी, और बिजनेस और प्रोफेशन। ये 4 आपके हेड हो जाते हैं, सॉरी ये 5 आपके हेड हो जाते हैं। इनसे टोटल इनकम निकाली जाती है तो वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। उसके बाद उसमें से हम 80C से 80U तक की डिडक्शंस देते हैं, तब हमारी निकल के आती है टोटल इनकम, यानी कि कुल आय जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम किससे ज्यादा इनकम कटौती नहीं दे सकते। जो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई है वही तो होगी ना। अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के 5 हेड से कैलकुलेट हमने करी और निकल करके वो 10 लाख आई, तो 10 लाख से ऊपर आप कटौती दे ही नहीं सकते और वो माइनस में चला जाएगा ना। तो हम किसके ऊपर नहीं दे सकते, जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसके ऊपर नहीं हो सकती। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स ETC अंडर सेक्शन 194B इफ द पे इज नॉन रेजिडेंट। यदि प्राप्तकर्ता अनिवासी है तो धारा 194B के तहत लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल आदि से जीतने पर दी गई TDS की दर क्या। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि TDS की वहां पर क्या दर होती है, किस दर से लगाया जाता है। 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन, 40% है, 35 है या फिर 50% है। बाकी जो दो चीजें हैं सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन वो सब में ऐड है, खाली परसेंटेज यहाँ पर चेंज है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। जब भी लॉटरी की क्रॉसवर्ड पजल इनकी बात आएगी तो वहां पर आपका 30% ही लगता है उस पर, तो ध्यान में रखिएगा। सिर्फ आपको सीधे से TDS की अगर बात आ रही है कितना देना है, 30% देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से ली गई थी। इंडिया में जो GST आपका लागू है तो वो GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, किस देश को देख करके या किसके अनुसार लगाया जाता है। जैसे कि अपने संविधान में ही जो मूल अधिकार लिए गए हैं या फिर जो उसकी बहुत सी चीजें नागरिकता से रिलेटेड है या फिर जो संसदीय व्यवस्था है, ये सारी चीजें जो ली गई हैं तो किसी न किसी देश के संविधान से ही देख करके या समझ करके ली गई हैं। इसी तरह से GST जो है वो भी किससे लिया गया है, कनाडा से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर जर्मनी से। तो किससे लिया गया है, वो लिया गया है कनाडा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद इंटरेस्ट और रिफंड। इंटरेस्ट ऑन रिफंड आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा रिफंड पर ब्याज से संबंधित है। 244A, 244, 240, 20 सबसेक्शन ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आयकर अधिनियम है 1961 इसकी कौन सी धारा ऐसी है जो कि जो इंटरेस्ट होता है रिफंड पर जो इंटरेस्ट लगता है उससे रिलेटेड है। तो कौन सी धारा हो जाएगी आपकी, जो 244 सबसेक्शन ए है उस धारा के अंतर्गत जो ब्याज होता है वापसी पर ब्याज की स्वीकृति दी गई है या फिर विलंब होने पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 80GG प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ। धारा 80GG के संबंध में कटौती प्रदान करता है। कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्ट को कंपनियों द्वारा योगदान। ये पॉइंट तो काफी आजकल चर्चा में है, आप सबने सुना ही होगा इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। काफी ये पॉइंट आजकल चर्चा में चल रहा है। डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान। रेंट पेड बाय एन एसएससी हु डजंट रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम एम्प्लॉय, एक निर्धारित द्वारा
भुगतान किया गया किराया जो नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं करता है। डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कुछ निधियों और धर्मार्थ संस्थाओं को दान। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो 80GG है जो सेक्शन है उसमें वो जो धारा है वो किस तरह की कटौती से रिलेटेड है, क्योंकि 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस है तो उसमें कुछ डिडक्शन ऐसी हैं जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और कुछ ऐसी हैं जो इनकम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो 80GG है वो किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो 80G की अगर बात की जाती है तो वो डोनेशन से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर DG हो जाते हैं तो वो जो रिलेटेड है तो रेंट पेड बाय SSC, हाँ, ऐसा व्यक्ति जो कि रेंट पे कर रहा है लेकिन उसे हाउस एंड अलाउंस फॉर एम्प्लॉय, लेकिन उसे क्या है हाउस एंड अलाउंस HRA जो है वो अपने जो भी मतलब एम्प्लॉयर है नियोक्ता है उससे रिसीव नहीं हो रहा है, तो वहां पर उसे क्या कटौती दी जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, उससे रिलेटेड है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Mr. Rohit is an employee of XYZ Limited. He retired on 26 December 2021 after rendering 37 years, 6 months and 1 day service. If Mr. Rohit is covered under Payment of Gratuity Act 1972, count the completed years of service for the purpose of computing gratuity. तो यहाँ पर gratuity से related question है। इसमें कह रहा है कि जो श्री रोहित XYZ लिमिटेड के कर्मचारी थे, श्री रोहित एक व्यक्ति थे जो कि XYZ एक लिमिटेड कंपनी थे उसमें एम्प्लॉय थे। वो 37 वर्ष और 6 महीने और 1 दिन की सेवा, यानी कि उन्होंने जो काम किया था 37 ईयर्स किया था, 6 मंथ और 1 दिन का किया था, के बाद 26 दिसंबर 2021 को वो रिटायर हो गए थे। यदि श्री रोहित जो है वो जीएसटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि उनके जो वर्किंग कितने ईयर्स हैं जो कि कैलकुलेट किए जाएंगे कि जो उनकी सेवा के सर्विस देने के ईयर्स कितने लिए जाएंगे टोटल, 40 ईयर, 38 ईयर, 37 ईयर, 39 ईयर। अच्छा ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है यार, तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने बताया 37 वर्ष उन्होंने काम किया था, 6 महीने और 1 दिन काम किया था। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है उसमें ये रहता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो 6 महीने 1 दिन की अवधि होती है उसको क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। यानी कि अगर 6 महीने से अधिक की अवधि होती है तो वो 1 वर्ष पूरी मान ली जाती है। तो यहाँ पर 37 नहीं 38 ईयर हो जाएगा, पूरे 38 वर्ष की सेवा उनकी मानी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही जो फॉर्मूला लगता है 3 पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम होती है, निकाला जाता है अंतिम 10 माह का वेतन, इस तरह से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है पूरा, उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर कितने ईयर लिए जाएंगे, 38। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड, ETC इज द कॉमन नेम। ATM है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या फिर मेट्रो कार्ड है, आदि का सामान्य नाम है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। अच्छा क्वेश्चन है, आप सबने ये यूज ही किए होंगे। ATM तो सभी के पास ही होगा मोस्टली, ATM का या डेबिट कार्ड सभी के पास ही होगा। इनको क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है या किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, स्मार्ट कार्ड कहलाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसमें क्या होता है, स्मार्ट कार्ड होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, आपने देखा होगा कि इसमें एक चिप लगा होता है छोटा सा उस गोल्डन कलर का, जिसमें से डिजिटल डाटा जो होता है आपका फीड रहता है और ट्रांसफर होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट GST। GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य तथा अंतिम राज्य है। यहाँ वो क्वेश्चन ने पूछा है कि पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जहाँ GST लागू किया गया था और लास्ट में सबसे GST किस स्टेट में लागू किया गया है। असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। असम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश, असम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले हमको ये देखना है कि पहला कौन सा था और फिर देखना है कि लास्ट वाला कौन सा। तो यहाँ पर कौन सा पहला था ऐसा राज्य, तो हो जाएगा असम जो था पहला ऐसा राज्य था जहाँ पर GST सबसे पहले लागू हुआ था। कब हुआ था, 2016 में हुआ था। और जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था, एक ऐसा स्टेट था जहां सबसे लास्ट में हुआ था। कब हुआ था, 2017 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड लीस्ट लाइकली अफेक्ट द क्वांटिटी एंड कंटेंट ऑफ एन ऑडिटर्स वर्किंग पेपर्स। इनमें से कौन सा कारक लेखा परीक्षक के कामकाजी दस्तावेजों की प्रमाण और सामग्री को सबसे कम प्रभावित करेगा। The assessed level of control risk,
निरंतर जोखिम का मूल्यांकित स्तर, द पॉसिबिलिटीज ऑफ पीयर रिव्यू, सरसरी तौर पर समीक्षा की संभावना, द नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या फिर द कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो फैक्टर्स आपके बताए गए हैं, जो कारक आपके बताए गए हैं यहाँ पर, उसमें से कौन सा कारक सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है जो भी कंटेंट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऑर्डर के पेपर अपने वर्किंग के तैयार किए होते हैं उन पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि जो लेखा परीक्षक की रिपोर्ट किस तरह की होगी, द नेचर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि ऑडिटर किस तरह की अपनी रिपोर्ट देता है। तो आपको पता ही होगा कि कई तरह से होती है उसकी रिपोर्ट, जो होती है मर्यादित होती है, अमर्यादित होती है, क्लीन रिपोर्ट देता है, कई तरह से रहती है, किस तरह की रिपोर्ट अपनी वो दे रहा है। क्योंकि रिपोर्ट में अपनी उसको जो भी है स्थिति, जो भी सिचुएशन है वो क्लियरली बतानी होती है कि अगर कुछ भी वो किसी तरह की देख रहा है कि कुछ फ्रॉड उससे मिल रहा है या उसे जो भी दिए गए हैं प्रमाणक या फिर वाउचर्स वो पूरे कंप्लीट नहीं दिए गए या उसको किसी भी तरह की कोई भी कमी लग रही है तो वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन उसे कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, सामान्यतः अंकेक्षण डैश की अवधि के लिए किया जाता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अनसर्टेन पीरियड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सामान्यतः अंकेक्षण होता है, वैसे तो अंकेक्षण बहुत तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट कई तरह के होते हैं, लेकिन क्या अवधि रहती है तो आपको पता होगा कि मोस्टली या जनरली अगर हम कहें जो होता है वो 1 वर्ष 1 ईयर के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कभी कभी इंटरिम ऑडिट भी होता है जो आपके वर्ष के बीच में ही होता है, जिस तरह से आपके इंटरिम अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, इंटरिम बैलेंस शीट होती है, उसी तरह से इंटरिम ऑडिट भी होता है जो आपके वर्ष के बीच में ही होता है, लेकिन अगर जनरली बात करें तो 1 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ अकाउंटिंग वर्क अंडर विच द वर्क ऑफ वन पर्सन कम्स अंडर अनदर इज नोन एज। लेखांकन कार्य की व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का काम दूसरे के अधीन आता है उसे निम्न के रूप में जाना जाता है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, मैनेजमेंट ऑडिट। यहाँ पर कह रहा है कि एक समझ लीजिए डेफिनेशन की तरह दे रखा है कि जो अकाउंटिंग वर्क कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति काम करेगा वो दूसरा व्यक्ति उसको क्या करेगा, चेक कर लेगा, उसके बारे में देख लेगा कि सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, या उससे होकर ही काम आगे जाएगा जिससे कि वो चेक कर सके कि जो भी एंट्रीज करी गई हैं, अकाउंट रखे गए सही है या नहीं। तो ये प्रोसेस या फिर ये टाइप क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, इसे आंतरिक जांच कहते हैं, इंटरनल चेक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक मीन्स प्रैक्टिकली अ कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कैरीड ऑन बाय द स्टाफ बाय मीन्स ऑफ विच द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। दिस इज डिफाइंड बाय। यहाँ पर एक आपकी डिफिनेशन ये दे रखी है, आपको बताना है कि डिफिनेशन किसने दी है। ये पूरी आपकी इंटरनल चेक जो है उसी की डिफिनेशन है। इसका अर्थ क्या होता है, व्यवहारिक रूप से स्टाफ द्वारा की जाने वाली एक निरंतर आंतरिक लेखा परीक्षा जिसके द्वारा स्टाफ के अन्य सदस्यों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है या इसके द्वारा परिभाषित है। इसकी परिभाषा या डिफिनेशन किसने दी थी, डिफिनेशन ये जो दी थी वो दी थी FRM डिपॉला ने दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑडिटर शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द डैश। शाखा लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट डैश को प्रस्तुत करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को, कंपनी ऑडिटर को, फाइनेंस कंट्रोलर को या फिर कंपनी लॉ बोर्ड को। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, एक हेड ऑफिस होता है, उसकी बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, तो वहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग मैंने आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। तो वहाँ पर क्या होता है, जो ब्रांच ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, किसको सबमिट करता है, तो वो अपनी रिपोर्ट जो होगा वो जो कंपनी का ऑडिटर होगा उसको सबमिट करेगा, क्योंकि एक आपका जो हेडक्वार्टर है मेन जहाँ पर कंपनी से सब कुछ मैनेज हो रहा है, तो वहां पर का ऑडिटर एक होगा तो उसके पास वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है या अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिटेल्ड एंड एग्जीक्यूटिव examination of the books of accounts at regular intervals throughout the year along with the accounting work। डैश लेखांकन कार्य के साथ साथ पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है। इंटरनल ऑडिट, रेगुलर ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, स्पेशल ऑडिट। तो ये आपकी भी एक तरह की डिफिनेशन दे रखी है, किसकी डिफिनेशन है कि लेखांकन कार्य के साथ साथ ही जो अकाउंटिंग का काम हो रहा है उसके साथ साथ ही ऑडिट का काम भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद होता रहता है, एक नियमित अंतराल पर, एक निश्चित अंतराल पर होता रहता है।
तो वो कौन सा अंकेक्षर होता है? वो आपका कहलाता है कंटिन्यूअस ऑडिट या फिर सतत अंकेक्षर। इसको चालू अंकेक्षर भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिए, किसी भी नाम से हो सकता है। तो इसमें लगातार जो होते हैं वो अकाउंट्स चेक होते रहते हैं। जो ऑडिटर होता है उसकी टीम या ऑडिटर खुद या फिर उसकी टीम के वर्कर्स जो होते हैं वो आते रहते हैं, अकाउंट्स की जांच करते रहते हैं लगातार। तो ये काम पूरे वर्ष भर चलता रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंसिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस? निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, लॉस ऑफ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टॉक सॉल्वेज या फिर शॉर्ट सेल्स। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर जो आपके दे रखे हैं, जो भी लॉसेस हैं वो दे रखे हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है। तो यहाँ पर जो स्टॉक सॉल्वेज है, यानी कि ऐसा स्टॉक है जो कि जो आग वाग लग रही होती है वहां पर बच जाता है, रह जाता है, जिसमें जो है क्षति नहीं हुई होती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टॉक सॉल्वेज कहते हैं। तो वो हानि नहीं है, वो एक तरह का प्रॉफिट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, सैलरी ड्यू टू अ क्लर्क इज प्रेफरेंशियल लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ। प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम 1909 के अंतर्गत एक क्लर्क का बकाया वेतन किस सीमा तक प्राधिकारी दायित्व होता है? 200, 120, 300। जो एक क्लर्क होता है किस सीमा तक उसका जो होगा वो प्राधिकारी माना जाएगा, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी उसकी मानी जाती है, तो वो हो जाता है 300 तक। 300 तक जो होता है उसको माना जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑन सीजर ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर द बैलेंस ऑफ द एसेट अकाउंट ट्रांसफर टू। क्रय विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, गुड्स रिपोजिट अकाउंट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय विक्रेता द्वारा माल की जब जब्ती की जा रही होती है तो वहां पर जो संपत्ति खाता बनाते हैं तो उसका जो शेष होगा, जो आपका बैलेंस निकल करके आता है, उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं या किसमें ट्रांसफर किया जाता है? तो उसे हायर वेंडर का जो अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर्स टेक्स ऑन हायर बाय अ बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ शुड बी क्लासिफाइड एज। 12 महीनों के लिए कंप्यूटर को किराए पर लेना वर्गीकृत किया जाएगा। करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट एन एसेट। अगर 12 मंथ के लिए कंप्यूटर को किराए पर लिया जा रहा है तो वो किस तरह के एसेट एक कंपनी के लिए मानी जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो वहां पर जब वो किराए पर ले रहा है, वो उसकी है ही नहीं, किराए पर लिया जा रहा है, रेंट पर लिया जा रहा है, तो किसी भी तरह की क्या होगी, एसेट नहीं होगी, क्योंकि जब रेंट पर लिया जाएगा तो उसके लिए रेंट दिया जाएगा। रेंट क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, वो व्यय है, एक तरह का व्यय में जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा, ना कि एसेट माना जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या है, ना तो चालू संपत्ति, ना अमूर्त है और ना ही अस्थायी आगम व्यय, वो क्या हो जाएगा? नॉट एन एसेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? पासबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसको किसकी हेल्प से तैयार किया जाता है? तो आपको पता ही होगा, जो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जब हम बैंक के थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं और कैश बुक भी होती है, तो वहां पर क्या होता है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, डिफरेंस होता है। तो उसी को मिलान करने के लिए, उसी को बराबर करने के लिए इसको बनाया जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किसके आवश्यकता होती है, तो आपको पासबुक की आवश्यकता होगी, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की, इन दोनों का मिलान किया जाता है, इन दोनों की आवश्यकता से बनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब किसके द्वारा तैयार किया जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन है तो बहुत बच्चे समझते हैं बैंक के थ्रू बनाया जाता है, बैंक नहीं बनाता है इसको, जो अकाउंट होल्डर होता है वो बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू बैंक रिकंसिलिएशन डिटेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बैंक समाधान विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। अकॉर्डिंग टू कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट मींस डेबिट बैलेंस। तो बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट का डेबिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक समाधान के लिए ट्रायल बैलेंस दस्तावेज आवश्यक है। चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड ऑन द सेम डेट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बैंक एंड कैश बैलेंस।
एक ही तारीख को जमा और एक ही तारीख को जमा और समाशोधित किया गया चेक का बैंक और नकद बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से बैंक रिकन्सिलिएशन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, सही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? जो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि रिजर्व बैंक तैयार करता है, तो गलत है, रिजर्व बैंक नहीं तैयार करता, अभी मैंने आप लोग को बताया। दूसरा जो कह रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट का डेबिट बैलेंस होता है, गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो सी पॉइंट कह रहा है कि बैंक समाधान के लिए ट्रायल बैलेंस दस्तावेज आवश्यक है, बिल्कुल नहीं आवश्यक है, अभी आपको बताया ही है। कौन सी चीजें चाहिए होती हैं? आपकी जो पासबुक होती है और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये दो चीजें चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो डी पॉइंट कह रहा है कि चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड ऑन द सेम डेट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बैंक एंड कैश बैलेंस, तो यही वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जब एक ही तिथि को एक ही डेट में क्लियर भी हुआ है और जमा भी डिपॉजिट किया गया और क्लियर भी हो गया, तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कथन जो है आपका करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको इस तरह के बैक टेस्ट और चाहिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस तरह के और वीडियोस आप आगे चाहते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।